हम लोग पढ़ रहे थे अभी इसके पहले। अरे लड़का इधर देखो, आप कहां तक पढ़े? प्रशांतक। प्रशांतक का काम क्या होता है? क्या करता है ये? बेचैनी को खत्म करने वाली दवाएं हैं। इसमें से ये सब दवाओं का नाम है प्रोनाजिड, इक्वेनल, एमिटल, निमोटल, सेकोनल, वेरेनल। अब अगला आते हैं ज्वर नासी। अगला वर्ग का जो दवा का नाम है उसका नाम है एंटीपायरेटिक। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। रेटिक है, एंटीपायरेटिक। इसको बोला जाता है ज्वर नासी। ज्वर नासी में क्या होगा? वैसी दवाएं जो बुखार को खत्म करता है, वैसे दवाओं को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। ज्वर नासी, ज्वर का मतलब होता है बुखार, तो डिफिनेशन हो जाएगा वैसी वर्ग की दवा। वैसी वर्ग की दवा जो बुखार को नष्ट करता है, बुखार को खत्म करता है, क्या कहलाता है? ज्वर नासी कहलाता है। ज्वर नासी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? पैरासीटामोल, सबसे बुखार का रामबाण। अरे खाते होंगे हम लोग। पैरासीटामोल जो है ये सबसे ज्यादा मतलब समझ आए कि फेमस दवा है बुखार का। इसी का एमजी बढ़ा के घटा के हर एक दवा बुखार में दिया जाता है। दूसरी दवा जो है उसको बोलते हैं एस्प्रिन। डिस्प्रिन की गोली दर्द को हटाने के लिए दिया जाता है। एस्प्रिन की गोली बुखार प्लस कमर दर्द, ये महिलाओं के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक, पुरुष में कमर दर्द वाली समस्या नहीं रहती है। तो बुखार के साथ यदि कमर दर्द है, यानी दोनों चीजें हैं, दर्द प्लस बुखार है, तो कौन सी दवा दी जाती है? एस्प्रिन। उसके अलावे बुखार में और सारी दवाओं में है क्लोरोक्विनीन। क्लोरोक्विनीन कहाँ दिया जाता है? मलेरिया के बुखार में। मलेरिया बुखार यदि किसी को हुआ है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो किससे निकलता है? इस सिनकोना के छाल से निकलता है। सिनकोना एक पौधा है, उसके छाल से बनाया जाता है क्लोरोक्विनीन। ये ज्वर नासी है, बुखार का नाश करता है, यानी बुखार को खत्म करता है। क्लोरोक्विनीन से ही कोरोना की गोली बनाई जाती थी। कोविड के टाइम में यही दवा सबसे ज्यादा मतलब ये है। अब दूसरे देशों में ये दवा नहीं मिलता था, हमारे देश में ये दवा था। कारण दूसरे देशों में मलेरिया बहुत कम है, मलेरिया बुखार नहीं होता है। हमारे देश में होता था तो हमारे पास दवा था, तो इस दवा का इस्तेमाल कहाँ किया गया? कोविड के दौरान किया गया। तो ये हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया? एंटीपायरेटिक ज्वर नासी दवा किसको बोलेंगे? वैसी वर्ग की दवा जो बुखार को खत्म करता है, क्या कहलाएगा? ज्वर नासी कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये सब दवाएं जो है वो आपका इस्तेमाल होता है कहाँ पे? बुखार में। और सारी दवाएं हैं लेकिन तीन ही हम लोग को इधर एनसीईआरटी में पढ़ना है। दवा तो और प्रैक्सिन आएगा, फिर एक आएगा आपका प्रैक्टिन, प्रैक्सिन, और एक आएगा प्रैक्टिन, एक डेक्सोना आएगा। बहुत सारा वैसी दवा, उधर नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये हो गया। अब बुखार आता क्यों है? बुखार के क्या क्या कारण है? बुखार क्यों आ जाता है हम लोग को? बुखार के कारण है तापक्रम में परिवर्तन। तापक्रम में परिवर्तन, उसके कारण बुखार आ जाएगा। और दूसरा कोशिका में शिथिलन, कोशिका सिकुड़ा या फैल गया, दोनों कंडीशन में क्या होगा? वो होगा कोशिका के शिथिलन में भी हो जाता है। न देखा होगा किसी को, सुना होगा कि घाव हुआ तो घाव के कारण, पहले के लोग बोलते थे घाव के टोप से। टोप इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है उसके प्रभाव से। पहले के लोग इंग्लिश भले ना जाने लेकिन बोलते जरूर थे। नहीं, मतलब घाव के टोप से बोले बुखार आ गया, तो उसके कारण बनता है कोशिका के शिथिलन के कारण। तो क्लियर हो गया? बस ये सब कारण है। दर्द भी इसका कारण है,
थकान भी इसका कारण है, बहुत ज्यादा थकान हो जाएगा तो भी बुखार की संभावना है। तीसरा और कारण क्या है, पानी, यानी यदि कोई पानी हम लोग गंदा पानी पीते हैं या ताजा पानी पीते हैं जिसमें जमाव का है, जैसे सुना होगा मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, जमे हुए बरसात के पानी से मलेरिया मच्छर बनता है, और मलेरिया मच्छर आपको यदि काटता है तो मलेरिया बुखार आ जाएगा। वहीं ताजा पानी में एक मच्छर उत्पन्न होता है, वो टाइफाइड वाला, वो वाला भी आपका क्या है, ताजा पानी में उत्पन्न होता है। यानी वो पानी को आप रख दिए 1-2 दिन तक, है ताजा है, लेकिन उससे आपको बुखार होने की संभावना है। तो पानी से हो जाएगा। पानी से बहुत सारे बुखारें होते हैं, जिसमें से एक बुखार जॉन्डिस के साथ आता है, हाथ जवर बोलते हैं उसको, मस्तिष्क शोथ, तो ये सब से हो जाएगा। मलेरिया के सॉरी मच्छर के काटने से भी होता है। डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू बुखार मतलब इसका, और मलेरिया मच्छर काटने से मलेरिया वाला होता है। कौन काटता है मच्छर में, कौन सा, मादा। एक और भी बुखार होता है एडिस, तो एडिस मच्छर के काटने से होता है। बुखार में बहुत टाइप आता है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, एक होता है चिकुनगुनगुनिया, मतलब वो भी एक बुखार का टाइप है। तो ये सब टाइप है तो मच्छर के काटने से। हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, याद क्या रखना है, इतना चीजें तो जानकारी के लिए था, याद बस ये रखना है। ये तीनों पूछेगा एस्पिरिन किस वर्ग की दवा है, तो कौन सा हो जाएगा, एंटीपायरेटिक, इंग्लिश में लिखा रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका ना हिंदी भी नहीं लिखा रहता है ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक ही ऐसे लिखा रहेगा, हिंदी में भी नाम इसका ऐसे रहेगा। तो हमें बस ये याद रखना है वर्ग की दवा कौन सा, किसमें ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा आएगा इससे, और लिखने के लिए टिप्पणी लिखने के लिए आएगा 2 नंबर का। तो ये हो गया आपका एंटीपायरेटिक, हो गया हम लोग का खत्म। एंटीपायरेटिक में इतना पढ़ना था। अगला का नाम है एनाल्जेसिक, इसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, इसको बोला जाता है दर्द, हाँ क्या, सुई, हाँ हाँ सही सही, एनाल्जेसिक दर्द निवारक, मतलब बोल रहे हैं कि कोई बच्चा वगैरह को लगता है सुई जो टीका, उसके कारण बुखार आ जाता है। टीका में जीवाणु जाता है अंदर, वो क्या करता है, तापक्रम को नियंत्रित करता है। बताया था ना, मरा हुआ, वो टीका में क्या है, उसी का मरा हुआ वायरस है, तो वो अंदर गया, तो वो क्या किया, अंदर गया तो एक्टिव तो है नहीं, तो कुछ करेगा नहीं, सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाता घटाता है। इसीलिए कोरोना के टाइम में भी सुना होगा, सुई लेने के बाद कितना का मतलब कहा बुखार आ गया तो सूट कर गया, और जिसको बुखार नहीं आया सूट नहीं किया। बट बुखार आने से सूट और नहीं सूट का कोई मतलब नहीं था, बुखार आ गया, किसी का ताप किसी का बॉडी उतना झेल नहीं पाया उसके ये चीज़ों को उसके, तो इसलिए उसका तापक्रम चेंज हो गया, किसी का झेल लिया तो उसका नहीं हुआ, तो उससे हम लोग अंदाजा लगा रहे थे सेट कर गया। आगे एनाल्जेसिक दर्द निवारक, पता चल गया, वैसी दवा जो दर्द को नष्ट करता है या खत्म करता है क्या कहलाएगा, एनाल्जेसिक। तो वैसी दवाएं जो क्या करता है, दर्द का निवारण करता है, दर्द का निवारण करता है, क्या कहलाएगा, एनाल्जेसिक कहलाता है, एनाल्जेसिक कहलाता है, दर्द का निवारण करेगा। अब देखिए एनाल्जेसिक जो वर्ग है वो 2 टाइप का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं नारकोटिक, एनाल्जेसिक, इस वर्ग की 2 दवा होती है, एक को बोलते हैं हम लोग नारकोटिक और एक को बोलते हैं नॉन नारकोटिक। तो इधर हम लिख देते हैं नॉन नारकोटिक और इधर लिख देते हैं हम नारकोटिक। इसको बोला जाता है क्या, इसको हिंदी में बोला जाता है गैर स्वापक, इसको बोला जाता है स्वापक, इसको बोला जाता है स्वापक। 2 तरह के दवाएं दो तरह के एनाल्जेसिक वर्ग की दवा होती है, एक को गैर स्वापक और एक को बोला जाता है स्वापक। ये दोनों क्या है, ऐसे समझो कि कुछ ऐसे दर्द की दवाएं हैं जिसका लत लगेगा आपको, यानी जैसे दर्द में आपको बोला जाता है कि दर्द की ऐसी दवा है जो एडिक्शन पैदा करता है, यानी वो दवा लेंगे दर्द दूर होगा,
फिर आपको जब भी दर्द होगा तो आपको उस दवा का ही लेने का मतलब ये करेगा, हमारे अंदर बॉडी में इस तरह का केमिकल रिलीज होगा जो चाहेगा कि वही हमें मिले दोबारा। वो किसके कारण मिलता है? डोपामाइन के कारण। तो दो तरह के होते हैं एनाल्जेसिक, एक को गैर स्वापक बोलते हैं और दूसरा को बोला जाता है स्वापक। तो गैर स्वापक में कौन आता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन की गोली बताए थे, दोनों का काम करता है। एस्पिरिन की गोली जो है वो क्या करता है? दोनों का काम करता है। एस्पिरिन की गोली दोनों का काम करता है। ये क्या करता है? एक तो ज्वरनाशी है, यानी बुखार को खत्म करेगा। दूसरा दर्द निवारक भी है। तीसरा, इसका एक और उपयोग हम लोग कर लेते हैं, एक ही याद रखना है, नॉन नार्कोटिक में, गैर स्वापक में एस्पिरिन है। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ब्लड की क्लॉटिंग से बचाने के लिए, रक्त का थक्का से बचाने के लिए। यानी बॉडी में रक्त का थक्का ना लग जाए, यानी दवा वगैरह खाने से बॉडी का मतलब रक्त का जो आपका है डेंसिटी वो ना बढ़ जाए, उसके लिए, रक्त के थक्का से बचाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल होता है। एनाल्जेसिक का दो वर्ग है, गैर स्वापक, स्वापक। गैर स्वापक में एस्पिरिन याद रखेंगे। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? बहुत जगह पे एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है। ज्वरनाशी भी है ये, फिर दर्द निवारक भी है, और रक्त के थक्का से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नारकोटिक में, दो तीन दवाएं जो इस्तेमाल किया जाता है जो नशीली है, जिसमें से एक का नाम है हीरोइन और दूसरे का नाम जिसको हम लोग बोलते हैं अफीम। ठीक, इसी को तीसरी भाषा में कुकीन बोलते हैं। ये तीन टाइप की जो दवाएं हैं, मतलब दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको बोलते हैं स्वापक। हीरोइन, अफीम और कुकीन, ये तीनों क्या है? नशा, ड्रग्स है। यानी यदि हम पाउडर के रूप में लेते हैं, जैसे एक आता है पोस्ता का पौधा होता है, ठीक, कली के रूप में और मतलब उसका दाना, दोनों का बनता है। यदि अब तना से या कली से निकालते हैं हम उसको, तो उससे रस निकाला जाता है। उस रस वाले को क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। किसी को इंजेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? बेचैनी से शांत हो जाएगा। तो जब शांत हो जाता है तो वो वाली जो दवा होती है उसको हम लोग, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नशीले पदार्थ में, यानी जो नशा करता है लोग, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हीरोइन और अफीम, अफीम क्या है आपका? वो पौधा ही है जिसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है केमिकल जिसका नाम है मार्फिन। इसी केमिकल से क्या होता है? नशा होता है। ये लगभग 60-70 प्रकार के ड्रग्स बने हुए हैं पूरे दुनिया में। 60-70 प्रकार के क्या बने हुए हैं? ड्रग्स। कुछ खोज रहा रे, पढ़ाते रहे क्या? लेट तो आता है तू सब। अच्छा मिलेगा, अब 3 बजे वाला राउंड करेंगे, 1 महीना 3 बजे चलेगा 7 अप्रैल से। हाँ ठीक ठीक। आगे क्लियर, समझ रहा है? तीनों क्या है? नशीले पदार्थ हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नशीले पदार्थ का हम लोग दवा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी इसी का 2-2%, यानी 2% हीरोइन है या 2% अफीम वगैरह है, तो ये सब का 2% जो सोल्यूशन है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं कहाँ पे? दवा के रूप में। और ये कहाँ पे होता है? दर्द निवारण के लिए। कहाँ पे? तो ये हो जाता है ऑपरेशन के बाद। यदि किसी को किसी भी चीजों का ऑपरेशन हुआ है और उसको ना लगातार दर्द है, ऑपरेशन के बाद, यानी ऑपरेशन करने के बाद जस्ट उसको बहुत ज्यादा दर्द है, तो ये दे दिया जाता है 2% का पाउडर। यानी उसको भी नशीली दवाएं दी जाती है, लेकिन इतनी कम मात्रा में दी जाती है कि वो दर्द का निवारण कर लेता है, नशा वाली चीजों, नशा का लत नहीं लगने देता है। तो दो ऑपरेशन के बाद। दूसरा है कार्डियक, कार्डियक दर्द के लिए। देखे होंगे कभी कभी क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है तो बहुत जोर का दर्द होता है, और ये जो दर्द है बहुत अधिक देरी तक बना रहता है। तो उस दर्द को मिटाने के लिए क्या दिया जाता है? मार्फिन। अफीम का मतलब 2% का डोज दिया जाता है। तो कार्डियक दर्द, ये जिम वगैरह करने वाले जो हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, वजन को बहुत ज़्यादा उठाते हैं, उनके लिए ये वाला आता है। तो ये पाउडर के साथ में दे रखा रहता है। कहीं पे भी जहाँ पे हैवी वेट लिफ्टिंग का काम हो रहा है तो दर्द हुआ तो उसको ये दे दिया जाता है। तीसरा
बच्चा यानी जो पैदा होता है उसके बाद, यानी माँ को ये दिया जाता है दर्द सहन करने के लिए। तो बच्चा पैदा होने के बाद, होने के बाद क्या दिया जाता है? यही वाला आपका 2% वाला पाउडर दे दिया जाता है। तो क्लियर हो गया। दर्द निवारक जो है और वैसा वर्ग की दवा जो दर्द का निवारण करता है क्या कहलाएगा? एनाल्जेसिक कहलाता है। एनाल्जेसिक दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे गैर स्वापक, एक को बोलेंगे स्वापक। स्वापक मतलब जिसका लत लगने की चांस हो, और गैर स्वापक का मतलब, स्वापक मतलब होता है जिसका एडिक्शन ना हो। तो गैर स्वापक में कौन है? एस्पिरिन। एस्पिरिन का काम क्या है? एक तो ज्वरनाशी है, बुखार भी कम करेगा, दूसरा दर्द निवारक है यानी दर्द का निवारण करेगा, तीसरा रक्त का थक्का बनने से बचाएगा आपको। और स्वापक में कौन है? हीरोइन, अफीम, कोकीन, ये सब क्या नशीले पदार्थ है। सीधे समझ आइए, इन लोग के से मतलब सेवन से क्या होता है? बॉडी, हमारा बॉडी का सेल टूटता है, डैमेज होता है। इसीलिए ये सब जो नशा है उससे बचना भी चाहिए। बड़े शहरों में इसके लत लग जाती है। ये क्या है? इतना इफेक्टिव है कि ये लगभग दूसरी बार में ही अब मनुष्य को लत लगवा लेता है अपना। यानी 2 बार आप ड्रग्स ले लिए गलती से, तो तीसरा बार आपको लेने की जरूरत नहीं। वो खुद ब खुद इस तरह से तुम्हारा बेचैन कर देगा सेल को, इस तरह से ये करेगा, डोपामाइन रिलीज करेगा कि जब तक नहीं देंगे तब तक आपको क्या होगा? बेचैनी उत्पन्न होगा। यानी आप नहीं लेंगे तो छटपटाइएगा। मतलब जैसे देखे ना, बहुत जैसे मछली जल के बाहर छटपटाता है वैसे छटपटाता है, इसमें इतना ज़्यादा रेयर है। इसलिए ड्रग्स यदि कोई शुरू कर दिया और ड्रग्स छोड़ेगा जिस टाइम, समझ जाए उसको दिल का दौरा पड़ने का चांस है। इतना ज़्यादा दर्द का सहन करना पड़ेगा उसको। तब इसके लिए फिर इसके लिए भी वही डाला जाएगा। इतना ज़्यादा दर्द होगा कि फिर हल्का सा 2% वाला डोज दिया जाएगा। जैसे इसमें दिया जाता है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद भी बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द का एहसास कौन नहीं करवाता? यही हीरोइन वाला, नाम है हीरोइन, मतलब हीरोइन केमिकल है ये, तो वो वाला आपका डाल दिया जाता है। तो नहीं, कार्डियक दर्द में भी होता है। बच्चा पैदा होने के बाद ऐसा सुने होंगे कि एक माँ जो है सबसे ज़्यादा दर्द उसी टाइम सहती है जब वो बच्चा, मतलब जब से बच्चा पैदा होता है उस टाइम। मतलब ऐसी क्षमता मानी गई कि दर्द जो है, हम लोग जो मनुष्य है वो दर्द सहन की क्षमता है 10 से 12 या 20 डेल तक। यानी 20 डेल के दर्द को हम लोग सह लेते हैं। उसके आगे का डेल का जो दर्द होता है उसको सहने के लिए हमारा मस्तिष्क तैयार नहीं रहता है। उस टाइम ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उस टाइम लगभग 50 से 60 डेल दर्द उत्पन्न होता है। मनुष्य की सहने की क्षमता कितना है? 20 डेल। और उस टाइम जो महिलाएं हैं, फीमेल, वो दर्द कितना सह लेते हैं? 50 से 60 डेल। इसीलिए इन लोग ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर है उस टाइम। वो क्या है? उस बॉडी में होने की क्रिया है, इसीलिए उस टाइम सह लेता है। नहीं तो इधर इधर तो हल्का सा मार दो, उसके बाद देखो हम तैयार है, रेडी टू अटैक। एक को डेल नहीं सहेगा इन्हें, है? हाँ, किंग कोबरा बनल रहेगा, खाली बस टच करना है तुरंत मतलब रिएक्ट करेंगे। इधर एक और डेल नहीं सहेगा ऐसे, और वैसे 60 डेल तक की क्षमता है। चलो, तो हो गया क्लियर इधर। तो ये तीनों हो गया आपका एनाल्जेसिक वर्ग की दवाएं हो गई खत्म। इसमें ऐसे ही हम लोग को इतना याद रखना था। आगे एनाल्जेसिक के बाद है हम लोग को पढ़ना है अब आगे, जिसको बोला जाता है प्रति सूक्ष्म जीव। देखिए, अगला जो वर्ग की दवा है उसमें हम लोग को 3 वर्ग की पढ़ना है, 3 वर्ग एक साथ। तो उसका नाम है प्रति सूक्ष्म जीव, यानी वैसा दवा जो क्या करेगा? जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोवा या फिर अति सूक्ष्म जो जीव है उसको बढ़ने से कम करेगा, तो उसको बोला जाता है प्रति सूक्ष्म जीव। यानी वैसी दवाएं जो आपका क्या होगा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आता है? हम लोग पढ़े हैं जीवाणु, विषाणु, एक होता है कवक, फिर प्रोटोजोवा, और एक सूक्ष्म जीव ही बोलते हैं उसको, यानी जो अन्य प्रकार का हो जाता है उसको सूक्ष्म जीव बोला जाता है।
तो ये सब आपका होता है उसमें। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहला का नाम है प्रतिजैविक। देखो इसमें 3 टर्म पढ़ना है, तीनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक। आज यहाँ इधर वाला कंप्लीट हो जाना चाहिए दवा सब। तो प्रतिजैविक इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। इंग्लिश में नाम जानता है नहीं? एंटीबायोटिक हम लोग जानते हैं। एंटीबायोटिक वैसी दवा है जो क्या करता है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को कम करता है। एंटीबायोटिक दवाएं हम लोग को दी जाती है बुखार में। बुखार में हमेशा इधर वाले लोग देते हैं, हालांकि देना नहीं चाहिए। यानी नॉर्मल डॉक्टर और बड़े डॉक्टर में बस इतना फर्क होता है, नॉर्मल डॉक्टर काउज को खत्म करता है, कारण जो है बुखार का उसको खत्म करेगा, उसके लिए वो ऐसी ऐसी दवाएं देंगे जहाँ पे उसका रिस्क ना हो कुछ का। और जो आपके बड़े डॉक्टर हैं उनको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें कैसे कौन सी दवा देंगे, कितना कम दवा देंगे कि बॉडी भी कम हार्म ले, यानी बॉडी का भी कम नुकसान हो, और फिर ये आपका जो रोग है या कारक है वो भी मिट जाए। छोटा डॉक्टर में ये वाला रूल नहीं है, वो सब देगा, मतलब एंटीबायोटिक भी दे देगा। काहेला कि मान लेते हैं कि कोई कारणवश हम जो दवा दिए इस बॉडी को ठीक से काम नहीं कर पाया, तो इसके कारण जो एलर्जी वगैरह उत्पन्न हो जाए तो उसको खत्म करने का काम कौन करेगा? एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से हमें दिल, जो हार्ट है, या को बोल सकते हैं लंग्स और किडनी, ये तीनों अंग जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। तो एंटीबायोटिक ज़्यादा लेना नहीं होता है। तो चलिए आगे हम पहले जानते हैं प्रतिजैविक क्या है। वैसा वर्ग की दवा जो सूक्ष्म जीव को कम करता है, सूक्ष्म जीव को कम करता है या नष्ट करता है, कम करता है या नष्ट ही कर देता है, मतलब मार देता है, नष्ट करता है, क्या कहलाएगा? प्रतिजैविक कहलाता है, प्रतिजैविक कहलाता है। अब देखिए यहां से क्या हुआ। सबसे पहले तो ये सब वर्ग की दवा खोजी गई थी 1970 ईस्वी के आसपास। यानी जो आपका है 1970 ईस्वी के आसपास एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था पॉल इनरिच। नाम है पॉल इनरिच। पॉल इनरिच वैज्ञानिक ने क्या किया, सबसे पहले एक एंटीबायोटिक की खोज की जिसका नाम था सेल्वरसैन। सेल्वरसैन ये पहली दवा जो एंटीबायोटिक के रूप में बना। पहले क्या होता था कि बुखार लगा तो बुखार का जो हम कम करने वाली दवा देते थे ना, तो कम तो करवा देता था, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत जीवाणु की वृद्धि करवा देता था। अब जीवाणु की वृद्धि करवा देता था तो जीवाणु हमारे बॉडी में ऑलरेडी आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए पहली बार जो ये वर्ग की दवा बनी वो कौन था? सेल्वरसैन। लेकिन इसको देखा गया कि उस टाइम तो खत्म कर देता था, बाद में ये अपने से बढ़वा देता था। यानी ऐसा एंटीबायोटिक जो शुरू में जैसा कि खोज हुआ, तो ये इतना मतलब शुरू में देखा गया कि शुरू में ठीक ठाक काम करता है, लेकिन जैसे ही 2-3 दिनों या बॉडी में इसका इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हुआ तो ये और बढ़वा लेता था। यानी क्या है, ये कारण को अटैक नहीं, मतलब लक्षण को अटैक करता था, कारण को नहीं। तो ये एंटीबायोटिक पहली बार बना लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इसके बाद इससे थोड़ा अच्छा वाला बनाया गया, उसका नाम था प्रोंटोसिल। ये देखा क्या कि कोशिका में जाके इस सूक्ष्म जीव की वृद्धि को कम करता है। और ये क्या है कि अपने मतलब जैसे एक दवा हम डाले प्रोंटोसिल का तो बॉडी में गया तो 3-4 टाइप में बन गया, और 3-4 टाइप में बन के मतलब क्लोन तैयार करता है, और क्लोन तैयार करके उसके बाद क्या करता था, सूक्ष्म जीव को मारता था ये। तो ये थोड़ा उससे ज्यादा बेहद कारगर साबित हुआ प्रोंटोसिल। इसमें केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ये केमिकल इसमें पाया जाता है, तो वो प्रोंटोसिल बना। फिर उसके बाद और सारी, जैसे कि अब ये भी, इसको भी देखा गया कि बॉडी में जा रहा है, ये गो डाल रहे हैं हम 5-6 गो बन जा रहा है, तो और सेल को ये डैमेज कर रहा है, तो इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश हुई। और एक वैज्ञानिक जो और काम कर रहे थे इस पे, उसका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एग्जाम में याद रखना, ये वाला नाम ज्यादा आता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, पहली बार जो आपका होता है, ये देखें हम लोग, जो मशरूम होता है, मतलब खोखड़ी जो होता है ना, वो वाला से एक केमिकल, उसमें कवक पाया जाता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। उस कवक से इन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाया। तो इन्होंने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, इन्होंने पेनिसिलिन कवक से, पेनिसिलिन कवक जो उसमें पाया जाता है,
पेनिसिलिन कवक से क्या बनाया? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का निर्माण किया, पेनिसिलियम प्रतिजैविक बनाया। और जो सबसे ज्यादा क्या रहा? सफल रहा। अभी भी एंटीबायोटिक का सबसे ज्यादा सफल एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन नाम दे, पेनिसिलियम बोलिए, पेनिसिलिन एक ही है। प्रतिजैविक का निर्माण किया। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, बस इसी यही पूछा जाए आपसे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। तो ये हो जाएगा आपका, इतना इधर चलेंगे हम लोग। तो देखिए, एंटीबायोटिक में वैसीवर की दवा जो सूक्ष्म जीव को कम करता है या नष्ट करता है, प्रतिजैविक कहलाता है। यह स्टार्ट हुआ इस तरह से खोज इसका, अभी और बहुत सारा एंटीबायोटिक का खोज हो चुका है। सेल्वरसेन, ये याद रखा जाए, ये पूछा जाता है कि पहला प्रतिजैविक जो खोज हुआ था, जो असफल रहा, बीमारी के इलाज में ज्यादा सफल नहीं रहा, वो कौन है? सेल्वरसेन। और उसके बाद कौन आया? दूसरा प्रोंटोसिल, तीसरा पेनिसिलिन, चौथा है क्लोरामफेनिकॉल, पांचवा है क्लोरोमाइसिटिन। आगे कहाँ थे हम लोग? इधर। अब देखो, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रतिजैविक को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ ये हिस्ट्री था इसका। अब यहाँ पढ़ेंगे आगे, प्रतिजैविक को दो भागों में बांटा गया है। एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड सवाल इस साल आया है। प्रतिजैविक जो है आपका, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? एक है आपका मारने वाला, यानी सूक्ष्म जीव को मारने वाला, सूक्ष्म जीव को मारने वाला। एक है आपका प्रजनन दर को धीमा करने वाला, यानी एक वो कम करेगा, मारेगा नहीं। एक वो मारने वाला है, प्रजनन दर को धीमा करने वाला, धीमा करने वाला। इसको ऐसे समझिए, वैसा सूक्ष्म जीव, वैसा एंटीबायोटिक जो क्या करे? बॉडी के अंदर जाके जीवाणु को मार दे, तो वो कहलाएगा मारने वाला। एक होता है प्रजनन दर को धीमा करने वाला, वो मारता नहीं है। तो मारने वाला में कौन है? मारने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसमें याद रखेंगे नाम, इसका नाम कौन है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कवक से जो बनाया गया था, वो क्या है? ये क्या करता है? जीवाणु के बॉडी के अंदर जाएगा और जीवाणु को क्या करेगा? मारेगा। एक है जो उसको कम करेगा, तो प्रजनन दर को कम करने वाला का नाम है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल ये क्या करता है? बॉडी में जाएगा और इसको क्या करेगा? जो आपका सूक्ष्म जीव है या जीवाणु है, उसको, उसके प्रजनन दर को, यानी बढ़ रहा था, जैसे मान लेते हैं वो 100 से 1000 हो रहा है, तो उसको कम करके 100 से 200 करना शुरू करवा देगा। तो वैसे दवाएं जो प्रजनन दर को धीमा करता है, एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रजनन दर को धीमा करने वाला, प्रजनन दर को नहीं था, सूक्ष्म जीव को कम करने वाला जो आपका एंटीबायोटिक है, उसका नाम क्या है? तो कौन है? क्लोरामफेनिकॉल। ये जो एंटीबायोटिक है कब दिया जाता है? टाइफाइड बुखार में। टाइफाइड बुखार जब होगा किसी को, तो यही एंटीबायोटिक दिया जाता है टाइफाइड बुखार में। टाइफाइड का हिंदी क्या होता है? टाइफाइड का हिंदी, टाइफाइड तो इंग्लिश वर्ड है, मतलब इंग्लिश तुम लोग बोलेगा सीखेगा, हिंदी नहीं ना। टाइफाइड का हिंदी नहीं, टाइफर। देखो कहाँ पड़ गए परमचक, वाह। टाइफाइड इंग्लिश वर्ड है, हिंदी क्या है? आतजवर। आतजवर बोला जाता है इसको। तो समझ गया? प्रतिजैविक वाला में समझ गया ना? ये क्या करेगा? ये सूक्ष्म जीव को मारेगा कौन? पेनिसिलिन। और कम करेगा कौन? नाम से देखो, इसमें आपका क्या है? फ्लोरामफेनिकॉल। कम करने वाले को, मतलब ये कम करेगा और इसमें मारने वाला रहेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब भी प्रतिजैविक को दो भागों में और बांटा गया है। अब रेंज के अनुसार कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है। यानी देखो, एक को अब माना गया, प्रतिजैविक को दो भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग बोलते हैं लघु परासी
एक को बोलते हैं दीर्घ परासी, लघु परासी, और दूसरा का नाम है दीर्घ परासी। इसको बोलते हैं, अरे लका हला करे लगता, नैरो स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब ध्यान देगा आगे, तुरंत करने एकदम है, तू धीरे धीरे, तू मीठा जहर है। अच्छा, हाँ स्वीट पॉइजनर है ना, मीठा जहर है ना। आगे पढ़ना है हम लोग को, मीठा जहर किसको कहा जाता है, आगे पढ़ना है। देखो, लघु परासी और दीर्घ परासी। एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने जीवाणु में ही खोज किया, जीवाणु दो टाइप का खोज किया, उसका नाम था ग्राम। तो इसलिए उसने ग्राम में दो टाइप का जीवाणु खोज किया, ग्राम प्लस जीवाणु, ग्राम माइनस जीवाणु। ये जीवाणु का टाइप होता है वैसा जीवाणु जो क्या है, उल्टा परासर मतलब प्रोसेस करता है, उसको माइनस वाला बोलते हैं। और जो सही वाला काम करता है, जैसे कि कोई टेम्परेचर को बढ़ा दे, प्लस वाला, टेम्परेचर को घटा दे बॉडी में जाके, माइनस वाला। तरह से दो बना, ग्राम प्लस और ग्राम माइनस। तो लघु स्पेक्ट्रम इस पे डिसाइड किया गया कि कौन सा जीवाणु को मार देने वाला आपका बना हुआ प्रतिजैविक, और कौन जो है आपका दोनों पे काम करेगा। कौन एक पे काम करता है, जीवाणु को किसी एक भाग को मारता है, और कौन दोनों को मारता है। जो दोनों को मारेगा वो दीर्घ परासी, और जो एक को मारेगा लघु यानी छोटा परास वाला। तो यहां पर वैसा प्रतिजैविक, वैसा प्रतिजैविक जो या तो ग्राम प्लस या तो ग्राम माइनस जीवाणु या सूक्ष्म जीव को क्या करता है, ग्राम प्लस या ग्राम माइनस जीवाणु को, ये बोल सकते हैं हम लोग, मारता है या प्रजनन कम करता है, मारता है या कम करता है, क्या कहलाएगा, लघु परासी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को याद रखेंगे, लघु परासी है। और इधर दीर्घ परासी जो दोनों को वैसा प्रतिजैविक, वैसा प्रतिजैविक बोलना है, इसको एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। वैसा प्रतिजैविक जो ग्राम प्लस और ग्राम माइनस जीवाणु को मारता है या कम करता है, या कम करता है, क्या कहलाएगा, दीर्घ परासी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, क्लोराम फेनिकॉल, और पेनिसिलिन से एक बना है एमिसिलिन, एमिसिलिन, और इसमें है क्लोरोमाइसिटिन। चलो देखो, लिखना ना है, देखना है, बोलना है। ये दोनों है, ग्राम प्लस और ग्राम माइनस दोनों है, या है एगो, कोई एगो को टारगेट करेगा, और ये दोनों को टारगेट करेगा, दोनों एक ही है ना। मीठा जहर है, मीठा जहर तुम। चलो बोलो, देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा है देखने के लिए। पढ़ना है कि कभी कभी घाव वगैरह हो जाता है, कट फट जाता है, जल जाता है, तब क्या इस्तेमाल करेंगे। अगला दवा, हाँ अगला दवा है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान देगा। अगला वाला हम लोग पढ़ रहे हैं एक साथ, 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रतिरोधी, और एक को बोलते हैं विसंक्रमणहारी, विसंक्रमणहारी। इसका नाम है एंटीसेप्टिक, सुना है नाम, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। और ये होता है विसंक्रमणहारी,
इसको बोला जाता है डिसइंफेक्ट। ये होता है संक्रमणहारी। कहां? अरे बंद करो उसको अभी। इधर देखिए, दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधी और एक को बोलते हैं हम लोग विसंक्रमणहारी। प्रतिरोधी का इंग्लिश होता है एंटीसेप्टिक, यानी यदि किसी सजीव की जले कटे फटे एवं उसके सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है सजीवों के लिए, तो वो कहलाता है प्रतिरोधी। यानी सजीवों के लिए इस्तेमाल होगा कहाँ पे? कटे फटे जले, ये सब जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है प्रतिरोधी। वहीं फर्श की सफाई के लिए, जो निर्जीव सतह है उसकी सफाई के लिए, जैसे हम लोग लाइजोल डालते हैं तो उसमें जो केमिकल होता है वो केमिकल क्या कहलाता है? विसंक्रमणहारी। देखो कहाँ फेंक ले। वाह, कुछ है, कुछ हिंट कर रही है। इधर आओ, तो यहां पर आएंगे, वैसी वर्ग की दवा जो सजीवों के सतह पर एवं कटे फटे जले इत्यादि का निवारण करता है, इत्यादि का निवारण करता है, क्या कहलाएगा? प्रतिरोधी कहलाता है। और वैसी वर्ग की दवा जो क्या करेगा? निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीव को घटाता है, सूक्ष्म जीव को मारता है, वो क्या कहलाएगा आपका? विसंक्रमणहारी, या कम करता है। दोनों तरफ देखो, एक मतलब जो हम लोग फर्श की सफाई करते हैं, बाथरूम का सफाई करते हैं, या किसी भी जगह की सफाई करते हैं जहां पे निर्जीव सतह है, और एक होता है सजीव सतह पे सफाई करते हैं। जैसे बच्चे को नहाना है तो साबुन का इस्तेमाल ना करके डिटॉल के घोल में नहाते हैं हम लोग उसको, तो ये वाला आपका हो जाएगा प्रतिरोधी। प्रतिरोधी में देखो क्या होता है, 0.1% फिनॉल होता है। प्रतिरोधी में 0.1% फिनॉल होता है और इधर 1% फिनॉल होता है, दोनों में अंतर है। यानी फिनॉल इसमें पाया जाएगा बहुत कम मात्रा में और इसमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? फिनॉल। तो ये हो जाता है इधर। यहां पर दूसरा जो प्रतिरोधी का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है डिटॉल। डिटॉल केमिकल नाम ही है, ये कोई ब्रांड का नाम नहीं है। डिटॉल एक केमिकल है जिसमें दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं, क्लोरोजाइनियोल, जाइनियोल, और साथ में इसमें पाया जाता है टर्पिनियोल। एग्जाम में यही सवाल था कि जो आपका डिटॉल है वो किसका किसका मिश्रण है, तो ये दो चीजों का मिश्रण है, याद रखेंगे, क्लोरोजाइनियोल प्लस टर्पिनियोल। ये दोनों केमिकल आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बन जाता है? डिटॉल बन जाता है। और इधर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 0.02% से 0.04% ppm क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका इससे क्या बनता है? फर्श की सफाई करना है। स्क्रीन की जो सफाई करते हैं, देखा होगा मोबाइल को साफ किया जाता है पहले, डिस्प्ले वगैरह लगाने से पहले जो साफ करते हैं वो ये वाला रहता है। 0.02% से 0.04% ppm। ppm क्या होता है? यानी 1 मिलियन में उतना पार्ट, ppm को बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख कण में एक कण उसका रहेगा, किसका? क्लोरोफॉर्म का, तो उसको बोला जाएगा यहाँ 0.02% वाला, जिससे 0.04% ppm वाला क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका इधर पाया जाता है, टर्पिनियोल हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग ये वाला सजीव सतह पे करते हैं, तो डिटॉल हो गया इधर, और इधर ये वाला हो गया। क्लियर? इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाएगा? कौन कौन वाला? क्रीम में, यानी जो आपका एंटीसेप्टिक क्रीम आता है जिसमें से जो भी आपका त्वचा की नमी बनाने वाला होता है, वैसलीन, उसके अलावा जो भी है त्वचा की नमी बनाने वाला, वो सब आपका क्या हो जाता है इसमें। और इधर कौन आता है? इधर क्लींसर आता है, सफाई करने वाले क्लींसर, जिसमें इसमें कर दो लाइजॉल, इसका एग्जाम्पल कर दिए लाइजॉल। इसका एग्जाम्पल में कौन है?
डिटॉल ही है ये। तो हम लोग को यही दोनों पढ़ना था, प्रतिरोधी विसंक्रमण हारी। कहीं रुका हुआ तो ना रह गया ना? नहीं, बैटरी डाउन है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहां तक हम लोग को इधर पढ़ना था। प्रतिरोधी भी आपका क्लियर, विसंक्रमण हारी भी हो गया आपका क्लियर, यही दोनों के बारे में पढ़ना था। चलिए अब हटाते इसको, रुको अभी कल खींचो लास्ट। अब अगला वर्ग का दवा का नाम है प्रतिजनन औषध। इतना वर्ग की दवा इधर कंप्लीट हो गया। लास्ट वर्ग का दवा जिसका नाम है प्रतिजनन औषध। प्रतिजनन औषध यानी वैसी दवाएं जो क्या है, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करता है। यानी क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं, हम लोग का देखा होगा अभी, मतलब पहले के लोग में क्या है, जनसंख्या का लेवल थोड़ा सा, मतलब पहले की क्षमता जो है इधर से पीछे वाला में, हम लोग वाले से जस्ट पीछे वाला जो हमारे पूर्वज है, उसमें जो है जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता इधर की तुलना में ज्यादा था। देखेंगे किसी किसी के घर में 10-10 गो है, 12-12 बच्चे हैं। कंझला मंझला अंझला पहले चलता था, अभी 2-3 पे आना पड़ रहा है हम लोग को, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई इसलिए। तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए दवाएं दी जाती है। एक बार जो दवा है वो बिना बताए भी खिलाया गया था लोगों को कि जनसंख्या दर को कम कर सके, इसलिए उसके जनन क्षमता को हम कम कर सके। तो जनन क्षमता को कम करने के लिए दवाएं दी जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिजनन औषध। यानी उसमें क्या हो, क्षमता घट जाएगा, यानी हर एक मनुष्य के पास ऐसी क्षमता दे जाएगी कि 4 से ज्यादा बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, 5 से ज्यादा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा वाला है ये वाला आपका। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिजनन औषध। वैसी दवाएं जो जनन क्षमता को कम करता है, जनन क्षमता को कम करता है, क्या कहलाएगा, प्रतिजनन औषध कहलाता है। प्रतिजनन औषध कहलाता है, औषध कहलाता है। यानी क्या करेगा, क्लियर समझ, जो एफिशिएंसी घटा देगा। आगे आने वाले सालों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनसंख्या एक बार बहुत हैवी से नीचे गिरेगी। उसका कारण है कि आगे आने वाले टाइम में किसी मनुष्य के पास इतनी क्षमता ही नहीं रहेगी। फर्टिलाइजेशन रेट पुरुष में और महिला में दोनों में कम हो जाएगा, यानी दो संतान से ज्यादा उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसलिए जनसंख्या कंट्रोल खुद ब खुद होगा। कब, जब आगे। उसका कारण कौन है, हमारे बॉडी में इतना केमिकल इंजेक्ट कर दिया गया है कि अब हम उस काबिल नहीं, आगे वाला हम है? देखो एक ना यही टेंशन है, इसको देखो किस बात का टेंशन है, मौसी चाचा चाची। एक और वर्ड नहीं बुलाइए जपर, चचेरी मौसी रहेगी फिर। देखो तो आगे आने वाला जनरेशन के लिए हम लोग तो देखिए लिए सब कुछ है, हम लोग वाला में दिक्कत नहीं है। आगे आने वाला समझे, आने वाले का जिंदगी समझा जाएगा वो क्या होगा अब आगे। तो ये है प्रतिजनन औषध। ये इसलिए ही दिया गया, अरे लड़का हल्ला नहीं करो, इसलिए दिया गया चूंकि जनसंख्या रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए दिया गया। एक नाम सुना होगा शाहजहां। शाहजहां की पत्नी कौन थी, नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, उसका नाम था नूरजहां, इसलिए क्योंकि उसको कहा जाता था जहां का नूर, यानी पूरे संसार का रोशनी। यानी संसार में वैसी सुंदर महिला नहीं थी,
उस टाइम फोटो देखो, फोटो कह रहा है कि फोटो है। कैमरा का आविष्कार हुआ 1850 में, उसका फोटो रियल कैसे देख रही तुम? पेंटिंग से। पेंटिंग में तो एक आगो पेंटर होगा जो गड़बड़ बना दिया होगा। तुम्हारा ये पेंटिंग पेंटर को देंगे तो कैसे बना देगा? अपने दूसरा देखो कर। तो शाहजहां जो थे उनकी पत्नी कौन थी? मुमताज। वो कैसे मरी? वो कैसे मरी? बच्चा पैदा ज्यादा करने के दौरान। तो ऐसा इसलिए भी माना गया कि बच्चा ज्यादा पैदा होने से भी मृत्यु होने का खतरा ज्यादा रहता है। वह 14 साल में 15 बच्चा, 14 साल में 15 बच्चा, यानी एकदम एकदम खाली नहीं छोड़ा था वो। इसीलिए वो डेथ कर गया। चलो आगे नेक्स्ट। क्या रे? चलो आगे देखो ध्यान से। प्रतिजनन औसत, इधर इधर इधर। हो गया हो गया, बस हो गया। तुम लोग को रिकॉर्ड नहीं बनाना है। चलो इधर। प्रतिजनन औसत कहलाता है। नेक्स्ट आगे। अब इसमें दो तरह की दवाएं दी जाती है। एक का नाम है आपका, एक को हम लोग बोलते हैं नार एड्रिनल। नार एड्रिनल ये जो दवाएं होती है वो क्या है? एंटी प्रोजेस्टेरॉन दवाएं हैं। प्रोजेस्टेरॉन कहने का मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करने नहीं देगा। प्रोजेस्टेरॉन किसका है? सॉरी, उल्टा कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन नहीं, एस्ट्रोजेन। एंटी एस्ट्रोजेन है। एस्ट्रोजेन किसका सेक्स हार्मोन कहा जाता है? किसमें पाया जाता है? पुरुष में या महिला में? किसमें पाया जाता है? पढ़ा नहीं है अभी? जनन पढ़ रहा होगा ना, तो उसमें यही वाला है। स्त्री वाला जो सेक्स हार्मोन है वो कौन है? एस्ट्रोजेन। पुरुष में जो है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल है। टेस्टोस्टेरोन का दो काम होता है, इसीलिए हम लोग को दिक्कत होता है। एक काम बाल को भी नियंत्रित करना किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का। इसलिए इन लोग का बाल कभी देखा होगा एकदम लगातार बना रहता है। महिलाओं में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बाल को प्रभावित करता है, घटा देता है। ये तो एंटी एस्ट्रोजन। और एक है नोवेस्ट्रॉल। दवाएं हैं ये सब। नोवेस्ट्रॉन दवाएं जो है वो क्या करता है? ये दोनों का काम करता है। एंटी एस्ट्रोजेन को भी प्रभावित करता है, प्लस में एंटी प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इसको भी प्रभावित करता है। तो ये सब गोली यदि लेंगे आप तो क्या होगा? जनन क्षमता घट जाएगी। हो गया आपका सारा वर्ग खत्म। यहाँ पे दवा वाला जितना वर्ग हम लोग को पढ़ना था हम लोगों ने खत्म कर लिया। आगे चले। आगे अब दवा नहीं पढ़ना है, खाने पीने वाली चीजें पढ़ना है। मिनट में खत्म हो जाएगा खाना वाला भी। तो अगला दिन जो करेंगे वो रहेगा ओनली क्लींसर। साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, कंडीशनर, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग आगे चलते हैं। इधर हो गया वर्ग की दवाएं खत्म हो गया आपका। कितना मिनट है और? रुको, 26 हुआ, 36 तक पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। अब ध्यान देगा, अगला हो गया यहां तक खत्म। प्रतिजनन औसत भी हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग को पढ़ना है खाद्य पदार्थ। अगला हम लोग को क्या पढ़ना है? खाद्य पदार्थ, यानी वैसी पदार्थ जो हम एनर्जी के लिए खाते हैं उसको बोला जाता है खाद्य पदार्थ। खाद्य दो होता है, एक खाद्य होता है यूरिया वगैरह वाला, वो नहीं, जो हम लोग खाते हैं वो वाला पदार्थ को हम लोग बोलते हैं खाद्य पदार्थ। आगे आने वाले टाइम में ये जो खाद्य पदार्थ है उसका भी दिक्कत है। जहां से हम इंपोर्ट करते थे वो मना कर दिया अभी देने के लिए। जो लड़ाई वगैरह चल रहा है उसमें ज्यादा प्रभावित होता है। अगला बार हो सकता है गोबर का यूज ज्यादा हो जाए। हाँ, अभी गोबर उतना पैदावार उत्पन्न नहीं करेगा इतनी क्षमता। अब एडिक्ट हो गया है उन लोग नाइट्रोजन का, मिट्टी, तो गोबर दोगे तो कहेगा ये वाला नहीं चाहिए, लेकिन मिलेगा उसको यही वाला।
फिर पैदावार में थोड़ा सा रुकावट आने की संभावना है। लड़ैया खत्म होगा, भेज दे ना तुरंत, खत्म है कर दे तू। क्या बोला रे प्रशासन? खत्म होने का अभी तो देखो, कल ही क्या हुआ, परमाणु बम दोनों तरफ से हमला होने की बात हुआ है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक बार है, लेकिन परमाणु बम ज्यादा खतरनाक है। यदि होगा तो इसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। भारत युद्ध में भाग यदि लेता है तो सही है, नहीं लेगा तो ज्यादा अच्छा है, मतलब बर्बाद हो जाएगा इधर वाला आदमी। हाँ, चुपचाप बैठ के देखे। अभी दोनों ने एक देश के लिए निकाला है, क्यूबा एक देश है, उसको अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया तो पूरी तरह से लाइट वहां बंद हो गया है, ना बिजली उत्पन्न हो रही है नहीं और चीज, उसी के लिए लड़ाई हो रहा है। क्या इंटरनेट? कुछ भी नहीं, जब बिजली ही नहीं तो वहां तो खाना गैस सिलेंडर भी कुछ नहीं है। ऐसा सब देश को मना कर दिया, कोई देश दे रहा है ओकरे पे हमला कर रहा है, यूएसए अमेरिका, उसके बगल में है वो क्यूबा। हाँ, वही काम किया क्यूबा का। चलो आगे, खाद्य पदार्थ में आओ, ध्यान दो। अरे लड़का अब इधर, खाने वाली चीजें, दवा तो नहीं खा पा रहा था। खाद्य पदार्थ में हम लोग को पढ़ना है मधुरक, स्वीटनर। स्वीटनर देखो, वैसा पदार्थ जो किसी खाने वाली पदार्थों को मीठा करता है, क्या कहलाएगा? मधुरक। मधुर करने वाला, मधुरक का नाम हिंदी में क्या हो जाएगा? मधुर करने वाला। जो मीठा कर देगा वैसे वाले को हम क्या बोलेंगे? मधुरक या स्वीटनर। अब इसका ये दो टाइप का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक मधुरक और एक को हम बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। तो प्राकृतिक मधुरक किसे कहेंगे? वैसा मीठा पदार्थ जो नेचर से हमें मिला है, जैसे फल। फल हम लोग जब खाते मीठापन रहता तो नेचर मिला हमें। चीनी, गन्ना का रस, ये सब जो है आपका वो क्या है? मीठा पदार्थ है जो प्रकृति से हमें मिला है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक मधुरक। कुछ कुछ मीठा हम लोगों ने बनाया है। तो प्राकृतिक मधुरक में आएंगे वैसा मधुरक जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक मधुरक कहलाता है। एग्जाम्पल, हाँ, मधुरक कहलाता है चीनी से पहले गुड़, चीनी, फल, हाँ उसी का है, ये फॉर्मेट है। चीनी, फल, गन्ने का रस इत्यादि। ध्यान दो, प्राकृतिक मधुरक में कौन आ जाएगा? ये सब। वैसा मधुरक जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक मधुरक कहलाता है। गुड़ हो जाएगा, चीनी, फल, गन्ने का रस इत्यादि। छाल, किसी पेड़ पौधे का जब छाल खाते हैं वो भी मीठा लगता है, तो वो भी इसमें हो जाएगा। तो ये सब आपका ये हो जाएगा आपका क्या? कुछ खाते हो छाल वगैरह तो नहीं मीठा लगता है, सब्जी वगैरह नहीं कुछ मीठा लगता है। हाँ, तो वैसे वाले चीजों के लिए तो ये हो जाएगा प्राकृतिक मधुरक। अब अगला, इसमें क्या होता है? कैलोरी होता है। पॉइंट बना देना एक और, इसमें कैलोरी होता है। कैलोरी कहने का मतलब ऊर्जा होगा, जितना ज्यादा हम लेंगे जितना उतना ज्यादा कैलोरी। इसीलिए कोई आदमी मीठा खाता है ना तो उसको लगेगा कि अब कोई खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मीठा में इतना ज्यादा कैलोरी है कि वो क्या कर लेता है? बना देता है, आपको ज्यादा कैलोरी देता है। कम कैलोरी की जरूरत है, मीठा ज्यादा देता है इसीलिए। और जो लोग मीठा ज्यादा खाएंगे वो थोड़े हैवी और मोटे होंगे, यानी उसमें वसा की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। यानी जो भी दुबला पतला लोग है, मीठा खाना शुरू कर दो तो क्या हो जाएगा? मीठा में कैसे? खीर भी खा सकते हैं, खीर की मात्रा जो बढ़ा देगा वो। उसके अलावा और सारे मीठा स्पंज वगैरह वाला जो व्यवस्था है उसमें हो जाएगा। इसमें कैलोरी ज्यादा होता है। चलिए आगे, अब देखिए समझेंगे। अब क्या हुआ कि जैसे कि ये सब चीनी वगैरह था हम लोग के पास मधुरक के रूप में, बाद में क्या है कि मान लेते हैं ऐसी
चीजों का जरूरत पड़ा, जहां पे क्या है कि चीनी की मात्रा को हम लोग चीनी के जगह रिप्लेसमेंट ढूंढे। अब कर गलाना पड़ता है, जैसे मिठाई बनाना है तो इसको गलाना पड़ता है। अब गलाने के टाइम में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत, तो और इसमें कैलोरी भी ज्यादा होता है। यदि किसी को डायबिटीज है और उसको मिठाई खाना है तो कैसे खाएगा बेचारा, तो उसी के लिए बना मधुरक। यानी मिठाई खाएगा लेकिन मिठाई का इफेक्ट नहीं हो, यानी उसमें कैलोरी रहवे न करे, तो वैसा टाइप मीठा बना, उसको हम लोग कृत्रिम मधुरक। तो वैसा जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या आवश्यकता अनुसार निर्माण किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, मधुरक। तो अगला पॉइंट यही बनेगा कि कृत्रिम मधुरक। तो कृत्रिम मधुरक में क्या होगा, वैसा मधुरक जिसका उपयोग, वैसा मधुरक जिसका निर्माण, मधुरक जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसार किया है, उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। इसमें क्या है, कैलोरी बहुत कम होता है, कृत्रिम मधुरक कहते हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा, इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब देखो हम लोग जानते हैं कौन कौन कृत्रिम मधुरक है। 5 कृत्रिम मधुरक बनाए गए हैं पूरे प्रकृति में, 5 कृत्रिम मधुरक है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कृत्रिम मधुरक क्लियर हो गया। वैसा मधुरक जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए किया है, वो इसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। कौन कौन है, हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, इधर नाम लिखते हैं कृत्रिम मधुरक, और यहाँ पर हम तुलना करते हैं चीनी से कितना गुना मीठा है। सब चीनी से ज्यादा मीठा रहेगा, ठीक, चीनी से गुना, यानी कितना गुना मीठा है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, ये लिस्ट बनाएंगे। 5 नाम है। पहला का नाम है क्या रे, एस्पार्टम। दूसरा सैकरीन। तीसरा सुक्रोलोस। चौथा, अरे लड़का हल्ला के लिए, पेंटा डिप्लैंड्री ब्राजियन बेंजीन, ब्राजियन बेंजीन। फिर 5वां एलिटेम, हल्ला नहीं, देखिए 5 नाम है, कैसे कर रहा है चेंज, 5 नाम पूछेंगे फिर तोरे से, ध्यान दो, नहीं तो इधर याद हो गया, वाह, ये तो चौथे याद करने में लग जाएगा तुरा 1 घंटा। याद हो गया 5 की। तो 5 है एस्पार्टम, सैकरीन, सैकरीन का नाम सुना होगा तुम लोग, यूज होता है ये। सुक्रोलोस, इसका नाम नहीं सुना था। पेंटा डिप्लैंड्री ब्राजियन बेंजीन, और अगला है एलिटेम। एस्पार्टम जो है चीनी से 100 गुना मीठा होता है। इसका जो यूज हम लोग करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जो ठंडा गर्म होने के बाद मीठा लगना शुरू हो जाता है, उसमें क्या भरा रहता है, एस्पार्टम, चीनी नहीं रहती है। तो शुगर, लेकिन उसमें लिखा रहेगा एडेड शुगर, एडेड शुगर और आर्टिफिशियल शुगर, ये लिखा रहता है कोल्ड ड्रिंक के पीछे। तो ये आपका क्या है, ये कोक में या पेप्सी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोक पेय पदार्थ में। और ये क्या है आपका, शुरू में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया। इसमें कैलोरी कम थी, कैलोरी कम थी तो लोग पीते थे, कैलोरी का टेंशन नहीं रहता था, ज्यादा मात्रा होने की संभावना नहीं थी। हो गया दूसरा चीज, कोशिका की वृद्धि को अनियंत्रित कर देता था, शुरू हो गया, तो एस्पार्टम को बैन कर दिया। यानी एस्पार्टम जो कृत्रिम मधुरक खोजा गया, ये बन गया कैंसर वाला। तो कैंसर युक्त, ज्यादा कैंसर उत्पन्न होने लगा, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो पहला है चीनी से 100 गुना मीठा, कौन है, एस्पार्टम। दूसरा का नाम है सैकरीन, चीनी से 550 गुना मीठा होता है। यानी जितना, जैसे 550 केजी चीनी गलाना है, वहां पे 1 केजी गला दीजिए, काम हो जाएगा। ये आपका 550 गुना मीठा होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मिठाई में। यानी जो आपका मीठा पदार्थ बनाया जाता है चीनी के अलावे, उसमें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं।
दूसरा, जितने भी आप आइसक्रीम खाते हैं उस सब आइसक्रीम में क्या 10 वाला 20 वाला जो भी आपका है, सारे आइसक्रीम में क्या भरा हुआ है, क्रीम शुगर। यानी यही शुगर आपका आइसक्रीम में हम लोग खाते हैं ना, उजला रंग का जो रहता है, उस सैकरीन वाली चीनी है। इसलिए आइसक्रीम हमारे हमारे लिए उतना ही खतरनाक है। जहां भी आप चीनी की मात्रा ज्यादा लीजिएगा आपको वहां पे नुकसान ज्यादा है। तो मीठा प्लस आइसक्रीम, इसका इस्तेमाल। सुक्रोलोस, चीनी से 600 गुना मीठा माना गया इसको, ठीक। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पकवान बनाने में। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के घर छठ हुआ और उसका प्रसादी एकदम जाना है पूरे कोना कोना में, देश के कोना कोना में भेजना है, तब क्या है, उसका पकवान में उतना दिन तक का कैपेसिटी होना चाहिए। और एक दिन में कितना चीनी गलाएगा, यही गलाते हैं। सुक्रोलोस वाला उसमें डाल दिए 600 केजी, यानी जहां 600 केजी चीनी का जरूरत है वहां 1 केजी से हम काम चला लेते हैं। तो 1 केजी वाला में हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, पकवान, बृहद पैमाने पर पकवान बनाने में, पैमाने पर पकवान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगला है चौथा, जिसका नाम है पेंटा डिप्लेंड्री ब्राजियन बेंजीन। ये ना ज्यादातर आपका कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका देशों में। हम लोगों के पास ये केमिकल नहीं है। ये चीनी से 1750 गुना मीठा होता है। यानी समझ आए कि 1750 केजी चीनी के जगह यदि हम 1 केजी ये वाला ले लें तो काम हो जाएगा हमारा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल 1750 केजी चीनी की जगह, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल बृहद पैमाने पे खाना बनाने के लिए। अब मान लेते हैं किसी के मतलब इसका इस्तेमाल किया गया था, बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि घाना एक देश है, वहां के राष्ट्रपति मर गए थे तो पूरा देश को खिलाने के लिए मीठा यही वाला लगा दिए। 1750 केजी चीनी की जगह 1 केजी में काम कर देगा ये। तो इसके लिए भी बृहद पैमाने पर क्या, खाना बनाने के लिए एकदम 1750 केजी चीनी की जगह यही वाला तुम लोग लगवा सकता है, आसान पड़ेगा। एक और है एलिटेम, इसी को कहा जाता है मीठा जहर। ये है चीनी से 2000 गुना मीठा, लेकिन इसकी एक खराब खासियत है, इसका नाम दे सकते हो मीठा जहर। यानी आप सेवन करते हैं इसका तो अपने बॉडी में जहर इंजेक्ट कर रहे हैं। इसका कारण समझिए, ये है चीनी से 2000 गुना मीठा, ये पाया जाता है छाल में। यदि ये बॉडी में जाता है तो और मीठा हो जाता है। यानी बॉडी में जाएगा और बॉडी के अंदर पानी लिए, पानी हम लोग पीते हैं, तो घुलने के बाद ये और मीठा है, और मीठा होते जाएगा, और अनलिमिटेड मीठा हो जाता है। अनलिमिटेड मीठा हो जाता है तो ब्लड के शुगर में जाके जब जाता है, ब्लड में इतना ज्यादा बढ़ा जाता है कि उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाइपरटेंशन स्थिति हो जाती है और मरने का संभव है। तो इसीलिए किसी मेहमान को ज्यादा वो आ रहा है, घर में बहुत बार आ रहा है, डिमांड कर रहा है कि हमको मीठा उठा नहीं खिला रहे हैं, दे दिया जाए बस अपने। तो ये था हमारा 5 प्रकार का कृत्रिम मधुरक वाला पॉइंट हो गया है? चलो एक चीज और देखो, ध्यान दो, यहाँ सुक्रोलोस का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, एक और जगह पे, शुगर फ्री मिठाई में। ये वाला छूट गया था, शुगर फ्री मिठाई में। अब क्या होता है, किसी को डायबिटीज है तो बेचारा अब कैसे मिठाई खाए, तो उसके लिए इसमें कैलोरी नहीं है, तो कैलोरी नहीं तो खाली टेस्ट लेगा, एनर्जी नहीं। या मीठा खाने का तो शौक पूरा तो कर लेगा, खाएगा वो मीठा, लेकिन जैसे हम लोग तो क्या थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत सारा एनर्जी आ जाता है। ब्लड डोनेट करने के पहले भी स्पंज खिलाया जाता है सबको, रसगुल्ला एकदम खाइए तुरंत एनर्जी बनेगा, उससे क्या तुरंत इंस्टेंट एनर्जी बनता है, क्योंकि शुगर भी है उसमें, और उसमें आपका जो पाउडर है, जो फटा हुआ भाग है, वो भी ब्लड बनाने का काम करता है। तो दोनों का काम करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल शुगर फ्री मिठाई में किया जाता है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए ऑप्शन बनाया गया है, खाएगा लेकिन उसका कोई फायदा उसको नहीं है, खाली टेस्ट लेगा।